राजगढ़ राज्य में एक किशोर नाम का मेहनती किसान रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटी बहन भी थी जो कि विवाह के योग्य हो चुकी थी। एक दिन किशोर अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसका मित्र कन्हैया उसके पास आया और बोला, अरे किशोर, तुमने सुना? गांव के मुखिया के यहाँ जिसने चोरी की थी वह अपने गांव का ही मोहन लाल है। और जब उससे पूछा गया कि तुमने चोरी क्यों की, तब उसने बताया कि मैं चोरी तो नहीं करना चाहता था, पर मेरी मजबूरी थी। हाँ, सब भाग्य का खेल है। ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। अरे ये मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर किशोर फिर से अपना काम करने लगता है और उसका मित्र कन्हैया वहां से चला जाता है। शाम को किशोर अपने घर जा ही रहा होता है, तभी एक साधु की आवाज उसके कान में टकराई। वहीं रुक जाओ। किशोर ने पलटकर देखा तो एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठकर रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ साधु महाराज, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले तुम्हारा मित्र और तुम जब बातें कर रहे थे, तब मैं एक वृक्ष के नीचे बैठकर तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारे भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? देखो, मुखिया के घर जिस व्यक्ति ने चोरी किया था वह सत्य कह रहा है कि उसकी मजबूरी थी। मजबूरी हमसे हर वह काम करा लेती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चोर ने सत्य कहा था, सब भाग्य का खेल है। साधु महाराज, मैं अभी अपने बात पर अटल हूँ। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता, तब वह सारा का सारा दोष अपने भाग्य पर डाल देता है। किशोर, मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा होना भी बहुत आवश्यक है। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। माफ़ करना साधु महाराज, पर मैं अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ किशोर। मुझमें भूत, भविष्य और वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द ही मेरी बातें समझ आ जाएंगी। साधु महाराज वहां से चले गए। किशोर अपने घर पर पहुंचा ही था, तभी उसकी माँ रुक्मणी उससे बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ माँ? तुम्हारी बहन मोहिनी अब विवाह के योग्य हो गई है। मैंने उसके लिए अच्छा वर भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे गांव के जमींदार का दूर का लड़का है। आप चिंता ना करो पिताजी, मैं अपने बहन मोहिनी का विवाह धूमधाम से करूंगा। इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। बस कुछ दिन में फसल की कटाई करके अनाज को सारे राज्य में उच्च दामों पर बेचूंगा और अपने बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। किशोर के माता पिता मुस्कुराने लगे। अगले दिन किशोर जब अपने खेत में गया, वह खेत का दृश्य देखकर पूरी तरह घबरा गया। अरे ये क्या हुआ? मेरी फसल में तो कीड़े लग गए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द अपनी फसल में दवाई छिड़कनी होगी, वरना सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। किशोर उसी दिन अपने खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क देता है, फिर भी कीड़े लगना बंद नहीं हुआ और किशोर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख किशोर पूरी तरह से उदास हो गया और शाम को अपने घर की तरफ चल दिया।
उसे इस तरह उदास देखकर उसकी माँ रुक्मणी उससे बोली। क्या हुआ किशोर, तुम उदास क्यों हो? किशोर अपने माता पिता को सारी घटना बताते हुए बोला। माँ, मेरी सारी फसल बेकार हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अब क्या करूं। चिंता मत करो, तुम तो अपनी मेहनत को ही अपना भाग्य समझते हो। जाओ जमींदार से कर्ज ले लो और केशव नगर से बीज खरीद कर ले आओ। किशोर अपने माँ की बात मानकर जमींदार की हवेली पर चला गया और जमींदार से सारी घटना बताते हुए बोला। जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए। देखो किशोर, मुझे कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते ही हो मेरा ब्याज थोड़ा भारी है। सोच लो, क्या तुम समय पर मेरा कर्ज चुका पाओगे? किशोर कुछ देर गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला। जमींदार साहब, सारा गांव जानता है मैं कितना मेहनती और ईमानदार हूँ। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा करिए। देख बेटा किशोर, भरोसे पर ना उधार दिया जाता है, कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूँगा। ठीक है, मुझे मंजूर है जमींदार। जमींदार ने किशोर को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दिए। किशोर वह मुद्राएं लेकर चला गया। वह केशवगढ़ राज्य से कुछ बीज खरीद कर ले आया और उसे पूरी मेहनत से अपने खेत में बो दिया। कुछ समय बाद किशोर की फसल पककर तैयार हो गई। जब फसल की कटाई का समय आया तब किशोर ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और उसकी फसल एक बार फिर से पूरी तरह बर्बाद हो गई। किशोर की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए घर आया और सारी घटना अपने माँ से बताते हुए बोला। माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई। ऊपर से मैं उस जमींदार का कर्जदार भी हो गया। माँ, अब हमारे बेटी का विवाह कैसे होगा? किशोर, कुछ दिनों में मोहिनी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ऐसे तो मेरे सारे गांव में नाक कट जाएगी। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ जमींदार आ पहुँचा। अरे ओ किशोर, मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूँ। कहाँ हो भाई? जमींदार साहब, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। अरे ए बुड़बक, सारा गांव जानता है मैं किसी को मोहलत नहीं देता। वादे के मुताबिक अब तुम्हारा खेत मेरा हुआ। ब्याज सहित धन दे जाना और अपना खेत ले जाना। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। पिताजी, खेत भी हाथ से चला गया और घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? मैंने सुना है केशवगढ़ के राजा विक्रमादित्य बहुत ही दयालु हैं। तू जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं मांगता? आप ठीक कहती हो माँ, मैं आज ही केशव नगर जाकर महाराज से सहायता मांगता हूँ। केशव उसी दिन किशोरगढ़ राजा के पास सहायता मांगने चला गया। संयोग से राजा विक्रमादित्य उसे महल के बाहर ही मिल गए। उसने महाराज से सारी घटना बताते हुए कहा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है। मेरी सहायता कीजिए। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लग गए हैं, मगर तुम्हारे आसपास के खेतों में ऐसा नहीं हुआ। एक बात तो ये हो सकता है कि तुम्हारा भाग्य खराब चल रहा है और दूसरा ये कि तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे मान लूँ
कि तुम सत्य बोल रहे हो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम यहाँ से जा सकते हो। वह राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर उदास हो गया। किशोर उदास मन से अपने घर की ओर जा रहा था। वह एक जगह रास्ते में रुक गया और अपने आप से बोला, ना जाने मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जिसके शरीर से खून बह रहा था। किशोर उस व्यक्ति के पास गया और बोला, अरे यह तो मर चुका है। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति के हाथ पर गई। उसके हाथ में बेशकीमती मोतियों की माला चमक रही थी। अरे क्यों ना मैं यह माला ले लूं और इसे जौहरी के यहाँ जाकर बेचूं, जिससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकता हूँ। वह यह सोच ही रहा था, तभी उसके मन से एक आवाज आई, ये गलत है, ये चोरी जैसा ही होगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यह गलत होगा। तभी किशोर के मन से एक दूसरी आवाज आई, अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई और इसे ले जाएगा। इससे बेहतर है क्यों ना मैं ही इसे ले लूं और इसे बेचकर अपने दुखों का अंत करूं। यह विचार आते ही किशोर वह मोतियों की माला उठा लेता है और जौहरी के पास लेकर पहुंच गया। वह जौहरी को मोतियों की माला देते हुए बोला, यह मेरा है, इसका कितना दाम मिलेगा? यह मोती की माला तो बहुत कीमती है, पर इसकी हालत देखकर नहीं लगता कि यह इसका है। जौहरी राकेश को थोड़े से पैसे पकड़ाते हुए बोला, ये लो, यह इतने का ही है। क्या? यह मोती तो बहुत कीमती है। लाओ, मेरा माला मुझे वापस करो, मैं इसे किसी और जौहरी के पास बेच दूंगा। क्या क्या कहा तुमने? अब यह मोतियों की माला मेरी हुई। यह मोती बेस कीमती है, फटे कपड़े और तुम्हारी हालत देखकर नहीं लगता कि यह तुम्हारा है। किशोर अपनी मोतियों की माला छीनने लगा और छीना झपटी में किशोर ने जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सर दीवार से टकराया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देख किशोर बहुत घबरा गया। हे भगवान, हे भगवान, यह क्या हो गया? मैंने हत्या कर दी। नहीं, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने जौहरी को मरा हुआ देखा और राकेश के हाथ में मोतियों की माला देखकर सारा माजरा समझ लिया। राकेश घबराता हुआ बोला, मैंने इसे नहीं मारा है, मैंने तो केवल अपना मोतियों का माला लिया है जो यह नहीं दे रहा था। मैंने तो केवल इसे धक्का दिया है, पता नहीं कैसे ये मर गया। तुम्हें यह माला जंगल में मिला था, है ना? उस व्यक्ति के पास जो झाड़ियों के पीछे मरा हुआ था। उसके शरीर से बहुत सारा खून भी बह रहा था, है ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। वह मेरा साथी था, लेकिन वह गद्दार निकला। मैंने ही उसे पीछे से वार करके मार डाला। क्या? कौन हो तुम? मेरा नाम बिरजू है और मैं राजा विक्रमादित्य के राजकोष में काम करता हूँ, जहाँ से मैंने मोतियों की माला और हीरे जवाहरात चुराए थे। अच्छा हुआ यह जौहरी मर गया। ये हीरे और मोतियों का कम दाम देता था। बिरजू ने राकेश को एक हीरे से भरी पोटली देते हुए बोला, लो, इसे रख लो, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इसे लेने आऊँगा। ये तो बहुत सारे हीरे हैं। क्या तुमने इसे भी राजा विक्रमादित्य के कोष से चुराया है? मैं तुम्हें यह हीरा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि राजा के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। यह हीरा तुम्हारे घर सुरक्षित रहेगा। अगर तुमने इसे रखने से मना कर दिया तो मैं राजा के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, जंगल में जो आदमी मरा है उसे तुमने मारा है और जौहरी को भी तुमने मार दिया। देखो भाई, सब तरफ से तुम ही फंसोगे। हाँ,
नहीं नहीं, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। अब यह मर चुका है, इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा अधिकार है, इसे ले लो। राकेश वह स्वर्ण मुद्राएं और बिरजू द्वारा दिए गए हीरे को लेकर घर आया। बिरजू भी उसका पीछा करते हुए राकेश के घर तक गया, यह देखने के लिए कि उसका घर कहाँ पर है, ताकि वह हीरा लेने आ सके। राकेश ने हीरा छुपा दिया और स्वर्ण मुद्राएं अपने पिता को देते हुए बोला, राजा विक्रमादित्य ने मेरी सारी व्यथा को सुनकर मुझ पर तरस खाया और यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पे मुझे दे दिया। यह तो अच्छा हुआ राकेश, अब इस स्वर्ण मुद्राओं से जमींदार का कर्ज भी माफ हो जाएगा और मेरी बेटी का विवाह भी हो जाएगा, है ना? अगले दिन राकेश जमींदार के घर गया और उसका कर्ज चुकाते हुए बोला, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था वो मैं आपको सूद समेत लौटा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पैसे मुझे सूद समेत मिल गए और मुझे क्या चाहिए, तुम अपना खेत ले जाओ। वह जमींदार के यहाँ से खुश होकर घर आया, पर घर का नज़ारा देखकर दंग रह गया। उसने देखा बिरजू को राजा के मंत्रियों ने पकड़ रखा है और राजा अपने मंत्री के साथ खड़े हैं। महाराज, बिरजू ने वह हीरे इसी घर में छुपाए हैं। कल जब मैं जौहरी के यहाँ गया तो वह मरा हुआ था, इसने जौहरी को भी मारा है। महाराज, मैंने जौहरी को नहीं मारा, उसे राकेश ने मारा है और मेरे साथी को भी राकेश ने ही मारा है। यह सुनकर राकेश के हाथ पैर कांपने लगे। राजा ने गुस्से से राकेश की तरफ देखा और बोला, और तुम मुझसे सहायता मांगने आए थे, यही है तुम्हारा सत्य? राकेश ने डरते हुए राजा को सारी सच्चाई बताई। महाराज, आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, मैं मजबूर था और मेरे परिवार की हालत भी दयनीय थी। यह सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। जैसे ही राजा ने यह बात बोला, राकेश को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। तभी वहाँ पर वही साधु बाबा आ गए जो उसे जंगल में मिले थे और राकेश को रहस्यमयी नजरों से देखते हुए कहा, क्यों राकेश, अब समझ में आ गया भाग्य का खेल? साधु महाराज, मैं समझ गया। मनुष्य के मेहनत के साथ साथ उसका भाग्य का अच्छा होना भी बहुत आवश्यक है, वरना वह चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले उसको सफलता नहीं मिलती। आपने सत्य कहा था, मजबूरी हमसे हर वह काम करा लेती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। महाराज, इसे जाने दीजिए, मैं इसे जानता हूँ। यह मेहनती व्यक्ति है, इसका अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साधु महाराज, यदि आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना कहकर राजा अपने मंत्री के साथ वहाँ से चले गए और सैनिक बिरजू को पकड़कर ले गए। देखो, तुम्हारे नसीब में कुछ क्षण के लिए बुरा समय लिखा था जो अब टल गया है। याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है उतना ही जरूरी उसका भाग्य होता है। इतना बोलकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु की बात सत्य निकली। अगली बार राकेश के खेत में अनाज की पैदावार बहुत अच्छी हुई और राज्य में उच्च दामों पर बिकी।